Okay, so we are back to the part 2 of landing gear series, and in this particular series we are going to first know about the steering system, which is one of the most important system in a landing gear. इसका बेसिकली काम होता है नोज लैंडिंग गियर को स्टीयरिंग करना. मेन लैंडिंग गियर में भी कोई चीज़ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा व्हील्स हैं वहाँ पे स्टीयरिंग एक्चुएशन हो, लेकिन नॉर्मली दिस इज़ फिटेड इन द नोज लैंडिंग गियर. कि नोज लैंडिंग गियर जो सामने होता है उसको हम लोग रोटेट करेंगे लेफ्ट और राइट, तो हमारे एयरक्राफ्ट हमारा लेफ्ट या राइट साइड में चला जाएगा. ठीक है, तो ये कंट्रोल्स नॉर्मली बहुत सारे टाइप के होते हैं. उसमें से सबसे पहले जो आता है वो होता है कि मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम. इन मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम वी फाइंड जनरली दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स इन द small aircraft or in the older aircrafts. And why it is found in small aircrafts? Because mechanical system requires very less power to move the or to rotate the nose wheel, but for the heavier aircrafts we require a lot of torque. So to generate the torque usually hydraulic actuating cylinders are used. ठीक है, so we will come to that. तो इसमें क्या है कि दिस इज समथिंग विच यू कैन जस्ट ऑपरेट बाय द हेल्प ऑफ रडार पेडल. रडार पेडल लेफ्ट में करेंगे तो एयरक्राफ्ट लेफ्ट में जाएगा और राइट में करेंगे तो राइट में जाएगा. ओके, सो एक स्टीयरिंग व्हील आर्म रहता है जो बेसिकली मैकेनिकल लिंकेज से आपका जो पेडल है रडार पेडल पायलट का, वहाँ से इट विल बी कनेक्टेड टू द linkages, and finally that will have some connection with the mechanically it will have some connection with the rotating mechanism of the nose landing gear. तो फिर वो जाके उसको रोटेट कर देगा. ठीक है, ओके. एंड one more thing over here which is important is the steering bell crank. So the steering bell crank is connected to the steering rods, and through the rods to the rudder pedals. So when the rudder pedals are moved, the rod will move, and then the rod will further move the steering bell crank. And when the bell crank moves, bell crank कुछ नहीं होता है, बेसिकली ओवल टाइप का दो सर्कल्स ऐसे अटैच्ड होते हैं. ऐसा देखने को लगता है कि दो सर्कल अटैच्ड है एक दूसरे साइड बाय साइड. ठीक है, इफ आई गेट सम पिक्चर्स आई विल शो यू. So when the gear is extended, the steering bell crank engages the steering arm. गियर जब एक्सटेंडेड पोजीशन पे रहेगा, मतलब नीचे रहेगा, तो तब क्या होगा, ये स्टीयरिंग बेल क्रैंक जो है ये अटैच रहेगा स्टीयरिंग आर्म के साथ, विच इज़ अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रट. ओके, एंड द अपर पार्ट विल रोटेट, एंड एज यू नो दैट द अपर पार्ट इज कनेक्टेड टू द लोअर पार्ट थ्रू टॉर्क लिंक, जो मैंने पहले भी बोला है. तो अपर पार्ट रोटेट करेगा तो लोअर पार्ट जो है वो भी रोटेट करेगा. ठीक है, okay. Now what is tail wheel? Many older aircrafts and some special use aircraft have a conventional landing gear system which uses a tail wheel. Now okay, see, this is the steering linkage that I was talking about. ठीक है, ये वो steering rods होते हैं जिसको हम लोग लेफ्ट या राइट मूव करने से एयरक्राफ्ट जो व्हील है वो लेफ्ट या राइट मूव करेगा. Now on a short spring, oleo and other assemblies on the bottom of the fuselage near the rudder. Okay, so tail wheel may be fixed in alignment with the fuselage in longitudinal axis, or it may be designed to rotate. Now tail wheel ऐसा हो सकता है कि tail wheel भी हम लोग उसको एक होता है कि fixed alignment, जो कि हम लोग उसको जो नॉर्मली अलाइन रहता है और जिसको हम लोग मूव नहीं कर सकते. आई मीन नॉर्मली which are not used for taxiing purposes. Okay, दूसरा क्या होता है, एक स्टीयरेबल व्हील टाइप भी होता है which responds to the cabin rudder controls. रडार का जो कंट्रोल है उसके साथ वो रिस्पॉन्स करता है. रडार किस साइड पे जा रहा है उसके सेम डायरेक्शन पे वो भी ट्रैवल करता है ताकि इजीली एयरक्राफ्ट को लेफ्ट या राइट मूवमेंट मिल सके ऑन ग्राउंड. सो फुल स्विवलिंग और नॉन स्टीयरेबल टेल व्हील भी यूज़ होता है जो कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन वो ऐसा टाइप का होता है कि पूरा स्विवल कर सकता है, पूरा पिवोट पॉइंट के ऊपर वो ऐसा होता है कि फ्रीली रोटेट कर सकता है कोई भी डायरेक्शन में. तो वो कहाँ पे हम लोग को हेल्प होता है, बेसिकली हम लोग जब एयरक्राफ्ट का जो रडार से जब हम लोग उसको डिफ्लेक्ट करेंगे लेफ्ट या राइट में, तो वो फुल्ली रोटेटेबल जो टेल व्हील रहेगा वो भी घूमना चालू कर देगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन. तो क्या होगा, जो टेल पोर्शन है वो भी आराम से ग्राउंड के ऊपर मूव करेगा. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नॉट नेसेसरली फाउंड इन द हेवियर एयरक्राफ्ट्स एट ऑल नाउ डेज. सो दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. यू जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स. तो एक लॉकेबल मैकेनिज्म भी होता है कि उसको हम लॉक भी कर सकते हैं, कभी भी उसको अनलॉक भी कर सकते हैं. कि जब जैसे टेक ऑफ के टाइम पे हम उसका लॉक जो है उसको लॉक करके रखते हैं ताकि वो लेफ्ट या राइट साइड में ना चला जाए ड्यूरिंग टेक ऑफ. अदरवाइज द एयरक्राफ्ट विल बी rotating left or right, or during the during the takeoff run के time it should always be aligned with the runway. It should never go in the left or right direction. तो तब हम लोग क्या करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं. ठीक है, तो लॉकिंग का भी एक उसमें
फैसिलिटी रहता है. Now this rudder control cables are connected to the tail wheel steering arms through springs. So when the rudder is deflected, the spring is stretched and the aircraft begins to turn and it rolls forward. ठीक है. क्या होता है कि ये स्प्रिंग अटैच्ड होते हैं, तो स्प्रिंग जब हम उसको एक्चुएट करते हैं, स्प्रिंग्स को हम स्प्रिंग्स को खींचते हैं तो ये भी रोटेट करता है अकॉर्डिंगली, और फिर हम जब रिलीज कर देते हैं उसको, तब क्या होता है कि ये स्प्रिंग्स ऑटोमेटिकली उसको अपने जगह पे ले जाके न्यूट्रल कर देता है. ठीक है. अब दूसरा आता है कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम, जो अभी इतना अच्छा तो नहीं है इमेज, एनीवे आई होप यू विल अंडरस्टैंड. पावर स्टीयरिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नाउ यूज्ड इन एवरी मॉडर्न एयरक्राफ्ट and it includes all the large aircraft. पावर स्टीयरिंग सिस्टम में होता क्या है, इट कैन बी कंट्रोल बाई पायलट्स रडर पेडल ओनली. सेम मैकेनिज्म है, यहाँ भी रडर पेडल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक स्टीयरिंग व्हील रहता है कॉकपिट में. ठीक है. एक स्टीयरिंग व्हील भी रहता है जिससे आप लेफ्ट या राइट में स्टीयर भी कर सकते हो, जैसे गाड़ी में होता है व्हील वैसे यहाँ भी होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा छोटा होता है. और बाई ये कॉम्बिनेशन सिस्टम भी हो सकता है कि फुल सिस्टम ट्रैवल विद अ स्टीयरिंग व्हील एंड अ स्मॉल डिग्री डायरेक्शनल कंट्रोल विद द पेडल्स. ऐसा भी हो सकता है कि स्टीयरिंग व्हील रहेगा जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सकते हैं, और एक रडर पेडल के साथ भी अटैच रहेगा जिससे हम लोग थोड़ा उसको बहुत लाइट मूवमेंट करवा सकते हैं. ठीक है. तो ये मूवमेंट जो हम लोग करवा रहे हैं, किसका करवा रहे हैं, वी आर मूविंग द एक्चुएटर्स. अब ये एक्चुएटर है क्या, ये बेसिकली छोटे छोटे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं. ठीक है. जो लेफ्ट साइड या राइट साइड में माउंटेड होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे माउंटेड होते हैं. एंड जो आपने जो पुश रॉड देखा उसके जगह पे ये काम करता है. शो यू इन द पिक्चर. नाउ once you do change the direction, there is a follow up system जो follow up करता है कि जितना डिफ्लेक्शन हमने मांगा है उतना ही है या नहीं. ठीक है. उससे ज़्यादा तो नहीं चला गया, ज़्यादा चला जाएगा तो क्या होगा, इट विल लाइक शो अस दैट वी आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है. तो हम लोग को थोड़ा कम करना होगा कॉकपिट से. अगर कम चला गया तो भी वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा कि कम चला गया है और थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा. ओके. तो दिस इज कॉल्ड अ फॉलो अप सिस्टम, जो फॉलो अप करता रहता है. ठीक है. कि जो इनपुट गया है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट मिला है या नहीं. Now when the wheel or the pedal is operated, the balance of the follow-up differential mechanism is upset, and this unit pivots and actuates the steering control valve. The steering control valve directs hydraulic pressure to the appropriate steering cylinder and releases pressure from the other cylinder. So when the wheel starts to rotate, the cable around the steering collar or the top of the nose wheel moves and returns the follow-up differential mechanism to a neutral position, and this centers the steering control valve and stops the rotation of the nose wheel. तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग कंट्रोल को ऊपर से ऑपरेट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब ये जो स्टीयरिंग कंट्रोल वाल्व है ये क्या कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारा जो फॉलोअप सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो पहले सेंस कर रहा है कि हम लोग उसको कौन से साइड पे मूव कर रहे हैं. जैसे हमने उसको मूव किया है तो न्यूट्रल पोजीशन से भी हट गया है. इनपुट जो उसको मिला है कि अभी न्यूट्रल पोजीशन से उसको हटाना है, तो द मोमेंट इट गेट्स एन इनपुट, वो क्या करेगा, वो इनपुट को इनपुट भेज देगा स्टीयरिंग कंट्रोल वाल्व में. ठीक है. अब स्टीयरिंग कंट्रोल वाल्व होता है एक हाइड्रोलिक वाल्व. ठीक है. जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, तो वो क्या करेगा, वो खुल जाएगा कोई एक डायरेक्शन पे. मतलब कि वो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स पे ना दो डिफरेंट टाइप से फ्लूइड घुस सकता है. एक होता है कि उसको सामने की तरफ धक्का मारने के लिए एक्चुएट करेगा, एक साइड से फ्लूइड अंदर जाएगा, दूसरे साइड से फ्लूइड निकलेगा भी ताकि वो दूसरे साइड से भी फ्लूइड अंदर जा सकता है ताकि वो दूसरे साइड पे भी उसको रिट्रैक्ट करने के लिए भी सेम काम कर सके. तो दोस टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर्स विल हैव टू एक्चुएटिंग पाइपलाइंस. ओके. प्रेशर लाइंस, एक उसको फॉरवर्ड मूव करने के लिए, एक उसको बैकवर्ड मूव करने के लिए. ठीक है. तो दोनों डायरेक्शन पे मूव करने के लिए दो प्रेशर लाइन रहते हैं. तो क्या होगा, ये स्टीयरिंग कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, वो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है उसको अप्रोप्रिएट जिस डायरेक्शन पे जाना है उस डायरेक्शन पे उसको मूव कर देगा. ठीक है. हाइड्रोलिक प्रेशर जो है उसको रिलीज कर देगा और वो जाके एक्चुएटर को कोई एक डायरेक्शन पे मूव करेगा जिस डायरेक्शन पे हम लोग को चाहिए. तो दूसरे डायरेक्शन से क्या होगा, वो वाल्व दूसरे डायरेक्शन से जो हाइड्रोलिक ऑयल जो दूसरे लाइन पे ट्रैप्ड है उस लाइन से उसको खींच के बाहर निकाल लेगा. ठीक है. ताकि वो ट्रैवल कर सके अंदर पूरा पिस्टन. और उल्टा भी हो सकता है, हम लोग उसको अगर उल्टे साइड पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, इसी साइड से जिस साइड से अभी प्रेशर गया है उस साइड से प्रेशर निकल जाएगा, और जिस साइड से प्रेशर निकला है उस साइड से प्रेशर अंदर चला जाएगा. ठीक है. सो इट्स जस्ट वाइस वर्सा, ऑपोजिट है पूरा. नाउ इफ द कंट्रोलर मूव्ड अ स्मॉल अमाउंट
a small change you will find. So the nose wheel would move only a bit before the follow up differential mechanism return to the neutral position. तो अब ये समझेगा कैसे कि हम लोगों का जो इनपुट चाहिए वो हो गया. तो ये जैसे ही ये काम हो जाता है, जैसे ये मूवमेंट हो गया, ये ट्रैवल हो गया लेफ्ट में या राइट में, उसके बाद ये स्टीयरिंग कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, इस डिफरेंशियल यूनिट को बेसिकली न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल पोजीशन पे ला देगा. उसको एक आउटपुट, उसको एक इनपुट मिलेगा फिर से कि ये काम हो गया है. सो यू गो बैक टू द न्यूट्रल पॉइंट. तो द मोमेंट इट गोज बैक टू द न्यूट्रल पॉइंट, सो आवर स्टीयरिंग एक्चुएशन विल स्टॉप. ठीक है, न्यूट्रल में आ जाएगा. सो ये okay, they has given some figure reference. We will see what is that figure reference. So the towing bypass valve is used by the maintenance personnel to bypass the steering command so that the aircraft can be towed without damaging the steering operating mechanism. Okay, ये स्टार जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मार्क किया हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू दोज पॉइंट्स. तो ये टोइंग बाईपास वाल्व होता क्या है, ये एक स्पेशल वाल्व हो सकता है जो आप बोल सकते हो कि जो जिसका काम बेसिकली ये रहता है कि उसको हम लोग अगर डिसएंगेज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि ऊपर में जब हम लोग टोइंग करेंगे ना जहाज़ को, तो टोइंग करने के टाइम क्या होगा, जो टो कार है वो नोज लैंडिंग गियर को कोई भी एक डायरेक्शन पे मूव करेगा, लेफ्ट या राइट. ठीक है, तो तब क्या होगा कि ये जो टोइंग बाईपास वाल्व है, इसको हम लोग अगर डिसएंगेज नहीं करेंगे कॉकपिट से, तो स्टीयरिंग मैकेनिज्म के ऊपर उल्टा प्रेशर डालेगा. ठीक है, तब ऊपर से तो स्टीयरिंग हो नहीं रहा है, नीचे से बस व्हील को घुमाया जा रहा है. तो नीचे अगर व्हील घूम रहा है तो व्हील उल्टा क्या करेगा, स्टीयरिंग एक्चुएटर को ऊपर प्रेशर करेगा कॉकपिट में, जो बेसिकली कॉकपिट में जिसको कोई नहीं ऑपरेट कर रहा है. तो वो रिवर्स, ताकि रिवर्स डायरेक्शन पे जाके कोई अफेक्ट ना कर दे सिस्टम को, स्टीयरिंग एक्चुएटर टूट ना जाए या फिर कोई मैकेनिकल ब्रेकेज या क्रैक या कुछ ना आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से उसको डिसएंगेज, ताकि वो ऊपर स्टीयरिंग कंट्रोल से डिसएंगेज हो जाए लैंडिंग गियर. उसके लिए ये एक टोइंग बाईपास वाल्व रहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटैच कर देते हैं सिस्टम से. ठीक है, किसी जगह पे क्या होता है, किसी जगह पे एक ये भी रहता है जिसको बोला जाता है आपका जो हमारा टॉर्क लिंक है, टॉर्क लिंक भी हम लोग डिटैच कर सकते हैं, उससे भी हो जाता है काम. ठीक है, टॉर्क लिंक डिटैच कर दोगे तो उससे भी क्या होगा कि नीचे का जो पिस्टन है और नीचे का आई मीन पिस्टन जो व्हील के साथ अरेंज्ड है वो फ्री टू रोटेट हो जाएगा, और ऊपर वाला जो सिस्टम है वो अपने आप अपने जगह पे रह जाएगा. तो वो फ्री टू रोटेट जैसे हो गया, फिर उसको आपको कोई भी डायरेक्शन पे आप उसको रोटेट कर सकते हो. ठीक है, एंड वेरी लार्ज एयरक्राफ्ट यूज पावर स्टीयरिंग ओनली for the main landing gear system to decrease the tire scrub and U-turn radius. ठीक है, जल्दी से जल्दी उसको रोटेट करने के लिए, क्योंकि बहुत हेवी रहता है तो हाई स्पीड से आएगा तो रोटेट करने के लिए दिक्कत होगा, इसलिए ये पावर स्टीयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेवियर एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो 2 of the 6 व्हील्स इन बिगर एयरक्राफ्ट लाइक 380 एंड बोइंग 777 में क्या होता है कि उसमें तो 6 टायर्स रहते हैं एक साइड पे, 3 बॉगी टाइप ऑफ लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें. तो एक साइड पे 6 टायर है, दूसरे टाइप पे भी 6 टायर है. तो 6 टायर्स में देयर हैज़ टू बी मिनिमम 2 टायर्स विल बी स्टीयरेबल. ठीक है, जो नॉर्मली आगे वाला ही होता है. ठीक है, सामने का 2 टायर मेन लैंडिंग गियर में भी वो स्टीयरेबल हो सकता है, नॉट ओनली नोज लैंडिंग गियर, मेन लैंडिंग गियर में भी वो स्टीयरेबल हो सकता है. ओके, सो व्हाइल द नोज गियर इज एक्चुएटेड बाय अ केबल सिस्टम, द मेन गियर्स यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर द नोज व्हील टिलर ट्रांसड्यूसर्स टू कंट्रोल एन इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक वाल्व एंड एक्चुएटर. ओके, तो नोज गियर इज एक्चुएटेड बाय अ केबल सिस्टम. तो नोज गियर केबल सिस्टम से भी एक्चुएट हो सकता है, लेकिन मेन गियर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और फिर क्या करता है कि ये जो ट्रांसड्यूसर्स है उससे एक इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक वाल्व को एक्चुएट करता है और फिर वो हाइड्रोलिक एक्चुएटर मेन लैंडिंग गियर को मूव कर सकता है. तो नोज लैंडिंग गियर क्या है कि उसके ऊपर इतना लोड नहीं है, तो उसको हम लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म से भी मूव कर सकता है जो बेसिकली टोटली मैकेनिकल है. लेकिन जो मेन लैंडिंग गियर है वो इतना हेवी है, उसके ऊपर मैक्सिमम लोड है, तो उसको आप मैकेनिकल लिंकेज से मूव नहीं कर सकते. इसके लिए हम लोगों को पावर स्टीयरिंग का ज़रूरत है, और टोटली वी हैव टू शिफ्ट टू हाइड्रोलिक सिस्टम ऑल टोटल. ठीक है, ओके, नाउ वी गो टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, जिसके बिना लैंडिंग गियर जो है वो इतना भारी लैंडिंग गियर जो वो हवा में ही लटका रहेगा, तो उसको ऊपर उठाने के लिए भी एक कुछ मैकेनिज्म चाहिए जिसको रिट्रैक्शन सिस्टम बोला जाता है. तो अगर वो नीचे ही लटका हुआ रहेगा तो क्या होगा, इमेंस ड्रैग विल बी प्रोड्यूस्ड एंड देयर मे बी लॉट ऑफ हिंड्रेंस इन द फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उसको ऊपर उठाने के लिए वी नीड सम रिट्रैक्शन मैकेनिज्म, एंड दैट रिट्रैक्शन सिस्टम इज बेसिकली टू रिड्यूस द ड्रैग. ओके, फॉर लैंडिंग ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस विथ रिट्रैक्टेबल व्हील्स
यूज्ड विथ फ्लोट्स, ठीक है। और फ्लोट्स के साथ क्या होता है, तो फ्लोट्स के बारे में बेसिकली हम लोग को पढ़ना भी नहीं है इस मॉड्यूल में, फ्लोट्स के रिगार्डिंग कुछ है नहीं, वो छोटे एयरक्राफ्ट में रहता है, सी प्लेन्स में। एनीवे फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा कि फ्लोट में क्या होता है। फ्लोट में भी रिट्रैक्टेबल व्हील्स रहते हैं कि जैसे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर गया तो फ्लोट जो है उसको तो रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्लोट के अंदर व्हील्स रहते हैं ताकि वो पानी के साथ साथ ग्राउंड में भी चल सके, तो उस व्हील को आप रिट्रैक्ट करके फ्लोट के अंदर ले जा सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म विल आल्सो इंक्लूड 3 डिफरेंट थिंग्स। एक तो मैकेनिकल टाइप हो सकता है रिट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोलिक टाइप हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक टाइप हो सकता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो ये एक बेसिकली पिक्चर दिया हुआ है जो आप रेफर कर सकते हो। ऑल द पार्ट्स आर गिवन फॉर अ नोज व्हील स्टीयरिंग, बेसिकली for your reference you can do that. Now let me quickly go to the mechanical system. Mechanical system में क्या है, some older aircraft use mechanical retractable landing gear systems. Okay, current कोई भी प्रोडक्शन में, लाइट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। द मॉड्यूल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हेवी एयरक्राफ्ट, इसमें कहीं भी मैकेनिकल सिस्टम अभी नॉर्मली यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। सो पायलट मूविंग अ लीवर एंड ऑपरेटिंग अ क्रैंक मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता था, पायलट एक मैकेनिज्म को मूव करता था, जो कोई भी चेन मैकेनिज्म हो सकता है या फिर कोई कंट्रोल केबल के साथ हो सकता था। उसमें क्या होता है, वो ड्राइव को पायलट मैकेनिकली मूव करता था, और ये रिट्रैक्शन जो है वो थ्रू द हेल्प ऑफ गियर सिस्टम्स एंड सम अदर मैकेनिज्म इट यूज टू रिट्रैक्ट एंड एक्सटेंड, ठीक है। तो टोटली मैकेनिकल था। तो अभी क्या हो गया है कि when the lever is moved from the vertical to the horizontal position, the lever unlocks the gear. Okay, तो उस सिस्टम में ऐसा था कि कॉकपिट में एक लीवर हुआ करता था which used to be like if it is pulled down then landing gears will go down, if it is pulled up then the landing gears will go up. So ऐसा एक मैकेनिज्म था, और उस लैंडिंग गियर वहीं पे आप उसको लॉक भी कर सकते हो। कॉकपिट में अगर आपने उस लीवर को लॉक कर दिया, ठीक है, तो लैंडिंग गियर भी नीचे से कुछ नहीं हो सकता। अगर वो डाउन लॉक कर दिया आपने कॉकपिट में उसको, तो डाउन जाके लॉक हो जाएगा। अगर आपने उसको अप लॉक कर दिया ऊपर, तो वो ऊपर आने के बाद लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक यही है कि क्योंकि ये मैकेनिकली कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो कंट्रोल है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लैंडिंग गियर। सो अगर हम लोग इसका जो कंट्रोल लीवर है, कंट्रोल लीवर को अगर हम लोग लॉक कर देंगे, तो क्या होगा कि मेन सिस्टम भी लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो इसके साथ ही कनेक्टेड है। तो कंट्रोल लीवर जो कॉकपिट में हो है बेसिकली, वो तो बहुत छोटा है, तो उसको लॉक करना बहुत ईजी है ना। तो वही हम लोग पहले करते थे। अभी क्या होता है वो मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दिस सिस्टम डज नॉट रिक्वायर एनी इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम, ठीक है। इसमें इमरजेंसी एक्सटेंशन का कुछ नहीं है, बिकॉज इमरजेंसी एक्सटेंशन का कुछ लगेगा भी नहीं। ये मैकेनिकल है, फेलियर का कोई चांसेस नॉर्मली है नहीं। तो आप ऊपर से उस लॉक को हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लैंडिंग गियर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी आया तो अब बस लॉक को बस कैसे भी करके रिलीज कर दो ऊपर से, बाई ड्यू टू ग्रेविटी इट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन एंड गेट लॉक्ड, ठीक है। तो दैट्स अ सिंपल थिंग। अभी सिंपल मैकेनिज्म काम नहीं करता मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, क्योंकि ये बहुत हैवी हो गया। इतना हैवी हो गया है कि कॉकपिट से इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पायलट टू जस्ट पुल द लीवर एंड लिफ्ट सच ह्यूज किलोज ऑफ लैंडिंग गियर। तो फिर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम आया। इलेक्ट्रिकल रिट्रैक्शन सिस्टम में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक मोटर को हमने एनर्जाइज कर दिया जो गियर के साथ अटैच था, और वो धीरे धीरे करके ये उसके साथ डोर्स भी हमने लिंक कर दिए, लैंडिंग गियर डोर्स, कि लैंडिंग गियर भी ऊपर जाएगा, उसके साथ उसका डोर भी आके पोजीशन में एक के बाद एक आके सीरियली लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक माइक्रो स्विच, सो वंस द gear is in selected position, a micro switch breaks the circuit to the motor and causes the appropriate gear indication to be displayed. Okay, तो जैसे ये हम लोग स्विच ऑपरेट करेंगे, गियर मूव करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करेगा तो गियर रोटेट करेगा, गियर रोटेट करेगा तो लैंडिंग गियर ऊपर आएगा। जैसे लैंडिंग गियर ऊपर आ गया, लॉक हो गया, डोर्स बंद हो गए, फिर क्या होगा, एक माइक्रो स्विच है जिसको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि काम हो गया है, लैंडिंग गियर पहुंच चुका है। वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को कट कर देगा, ऑटो कट। तो मोटर जो है वो घूमना बंद कर देगा, और फिर फार्दर ये प्रोसेस नहीं होगा। तब ये जैसे वंस द प्रोसेस इज ओवर डन, रिट्रैक्शन इज कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा, इमीडिएट कॉकपिट पे एक मैसेज आ जाएगा कि द लैंडिंग गियर हैज़ बीन पुट अप एंड इट इज़ इन लॉक्ड पोजीशन, ठीक है। ओके, नाउ हाइड्रोलिक रिट्रैक्शन सिस्टम में जाते हैं, जो अभी हर जगह पे यूज़ हो रहा है। तो
अभी इलेक्ट्रिकल से हाइड्रोलिक में क्यों शिफ्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में भी उतना वेट हैंडल करने का क्षमता नहीं था मोटर्स में. दैट इज द रीज़न वी हैड टू that's the reason we had to move to hydraulic retraction system, in which basically you see hydraulic actuators are actually doing the work. क्योंकि hydraulic power बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हो. इफ़ यू हैव रियली सीन कि इवन नॉट ओनली इन एयरक्राफ्ट, लाइक इन एवरीथिंग, जैसे जेसीबी होता है उसमें भी, जेसीबी तो बहुत तरीके के होते हैं, है ना. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हो गया, जेसीबीज हो गए, जो भी मतलब हाई मैकेनिकल पावर आउटपुट जिसमें चाहिए उसमें हाइड्रोलिक का यूज़ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो हाइड्रोलिक रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर में कुछ नहीं है, वैसा ही सेम सिस्टम है. एक्चुएटर्स रहेंगे, सिलेंडर्स रहेगा, जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है. छोटा हुआ तो छोटा सिलेंडर्स रहेगा, बड़ा कोई लैंडिंग गियर हुआ जिसमें वेट ज़्यादा है तो उसका सिलेंडर्स, एक्चुएटिंग सिलेंडर भी ज़्यादा बड़ा रहेगा. ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, एंड इट इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली वेयर द लैंडिंग गियर इज़ वेरी लार्ज एंड कुड नॉट इकोनॉमिकली भी ऑपरेटेड बाय एनी अदर मेथड. इकोनॉमिकली ऑपरेटेड मतलब कि हम उतना खर्चा उसके पीछे नहीं कर सकते थे बस उसको उठाने के लिए. ठीक है, तो एक ऐसा मोटर हम तो लगा नहीं सकते उसमें कि जिसका पावर ज़्यादा हो. तो पावर ज़्यादा होगा तो दो चीज़ उसमें डिसएडवांटेज है. एक तो है कि बहुत ज़्यादा पावर वो कंज्यूम करेगा एयरक्राफ्ट का. दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसका पावर ज़्यादा होगा तो वो बड़ा वाला मशीन होगा तो उसमें उसका वेट भी बढ़ सकता है. तो ये दो रिक्वायरमेंट को मीटअप हम लोग नहीं कर पाते थे, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, हम लोगों ने हाइड्रोलिक में शिफ्ट किया. सो द पावर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम मे बी जनरेटेड बाय द इंजन ड्रिवन पंप, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप, और इमरजेंसी ऑपरेशन, और हैंड ड्रिवन ब यू कैन से द विंड ड्रिवन पंप्स. तो ये बेसिकली क्या है, विंड ड्रिवन पंप एक रैट होता है. अब रैट बहुत लोगों को पता होगा, ये होता है एक रैम या टरबाइन. ये क्या होता है कि सामने से जब हवा आती है ना, तो ये टरबाइन अगर आप डिप्लॉय कर दोगे, छोटा फैन जैसा होता है, सामने से जो हवा आती है वो हवा आके उस फैन के ऊपर ब्लेड्स को घुमाएगा. तो ब्लेड्स को घुमाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक जनरेटर फिटेड रहता है छोटा. दैट जनरेटर विल कॉज इलेक्ट्रिसिटी टू गेट प्रोड्यूस्ड एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी में बी यूज टू रन द पम्प्स. तो कि कौन सा वे से आप इस पंप को, बेसिकली हाइड्रोलिक पंप को मूव कर सकते हो. एक तो इंजन ड्रिवन पंप से कर सकते हो जो इंजन से चल रहा है, एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप से कर सकते हो. ठीक है, जो एयरक्राफ्ट का जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, एसी आउटपुट, उससे कर सकते हो. दूसरा क्या है, इमरजेंसी ऑपरेशन हो सकता है. एक इमरजेंसी ऑपरेशन में होता क्या है, कोई एक कंटेनर में प्रेशराइज्ड एयर रहते हैं या नाइट्रोजन रहता है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है. तो आप उसको इमरजेंसी सिचुएशन पे उसका एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है, उसको आप मूव कर दोगे तो क्या होगा, वो हाई प्रेशर एयर जो है वो जाके बेसिकली उस लैंडिंग गियर का जो एक्चुएटर है उसको मूव कर देगा. एक धक्का, बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक धक्का मारेगा तो मूव हो जाएगा. ठीक है, सो दी और मे बी दैट रैम या टरबाइन जिसके बारे में मैंने बोला, विंड टरबाइन या हैंड ऑपरेटेड टरबाइन हो सकता है, हाथ से घुमाना. तो ये पॉसिबल 4 टाइप के पावर जनरेटिंग ये हो सकता है हाइड्रोलिक ऑपरेशन के लिए, बस हाइड्रोलिक जो प्रेशर है उसको जनरेट करने के लिए. ठीक है, ओके, यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट में देखो तीनों साइड से लाइन आके इसके जगह पे जुड़ा है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है कि इलेक्ट्रिक मोटर ने काम कर दिया तो सही है, नहीं हुआ तो एक इमरजेंसी हैंड क्रैंक का मैकेनिज्म भी डाला हुआ है कि हैंड क्रैंक करके आप उसको ऊपर या नीचे कर सकते हो. अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो इतना भारी है तो हैंड क्रैंकिंग में काम होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि उसके अंदर रिडक्शन गियर मैकेनिज्म लगा हुआ है. ठीक है, अगर इतना छोटा मोटर उसको मूव कर सकता है तो आपका हाथ भी उसको आराम से उठा सकता है. हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर सकता है. ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी जो लैंडिंग गियर है उसको नहीं कर सकता. रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली फॉर द स्मॉलर लाइट एयरक्राफ्ट्स. लाइट एयरक्राफ्ट इन द सेंस जिसका वेट इज नॉट एज हेवी एज एयरबस और बोइंग. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप्स जो होते हैं आर ऑफन फाउंड ऑन लाइट एयरक्राफ्ट्स वेयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिलाई प्राइमरली ऑन इंजन ड्रिवन पंप्स. तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का कोई पूछेगा कि उसका हाइड्रोलिक पंप का प्रेशर कौन जनरेट करता है, इट इज़ ऑलवेज नॉर्मली द इंजन ड्रिवन पंप. ऑलवेज रिमेंबर दैट, नॉर्मली इट इज़ ऑलवेज द इंजन ड्रिवन पंप. हम लोग उसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इंजन जो है वो खुद घूम रहा है. हर एक पंप को इंजन से कनेक्ट करने का लॉजिक ये है कि इंजन जो है वो खुद घूम रहा है. ठीक है, तो वो तो पावर प्रोड्यूस कर ही रहा है, तो उसके साथ मैं कुछ भी अटैच कर दूंगा तो मैं उससे थोड़ा करके पावर ले सकता हूँ. इसके लिए इंजन को पावर प्लांट भी बोला जाता है. ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली गिविंग अस दी फॉरवर्ड थ्रस्ट टू मूव, ऑल्सो इट इज़ गिविंग अस ऑल सॉर्ट्स ऑफ पावर्स, इलेक्ट्रिकल हो, हाइड्रोलिक हो, न्यूमेटिक हो, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज वी आर गेटिंग फ्रॉम इट. ठीक है, तो इंजन को ही हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल रहता है कि चीज़ एक जो ऑलरेडी घूम रहा है तो उससे हम लोग मैक्सिमम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं.
ठीक है। इसके लिए हम लोग को अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, उस एक ही फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, उसी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं हम लोग और उसी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी सिस्टम हो जो बड़ा एयरक्राफ्ट है उसमें ऑलवेज नो कि हमेशा इंजन का ही पावर नॉर्मली यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल जो भी रहता है या न्यूमेटिक जो भी रहता है या मैकेनिकल कुछ भी रहता है वो हमेशा इमरजेंसी के लिए रहता है या फिर एक ऑल्टरनेटिव के तरीके से रहता है, ठीक है। अदरवाइज इट्स ऑलवेज इंजन पावर दैट इज यूटिलाइज्ड एवरीवेयर। नाउ इमरजेंसी लैंडिंग गियर सिस्टम एक्सटेंशन सिस्टम भी एक होता है, उसमें क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है चार टाइप का होता है। वन ऑफ फोर मेथड इज यूज्ड। एक क्या हो सकता है, सम एयरक्राफ्ट मेक यूज़ ऑफ एन एयर बॉटल टू ब्लो द गियर डाउन। जो मैंने बोला कि एक न्यूमेटिक सिस्टम रहेगा। न्यूमेटिक सिस्टम मतलब कुछ नहीं, एक सिलेंडर रहता है, उसके अंदर बहुत दबाव से प्रेशराइज्ड करके एयर या कोई भी इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन हो सकता है या एयर हो सकता है, दूसरा कोई गैस हो सकता है, उसको हम भर के रख सकते हैं उसके अंदर। वो क्या करेगा, वो प्रेशराइज जो एयर है वो इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा, उसको हम लोग रिलीज़ कर देंगे तो वो जाके वो प्रेशर क्रिएट करेगा ताकि हाइड्रोलिक जो ऑयल है वो सिस्टम में मूव करे और उस लैंडिंग गियर सिस्टम को गियर डाउन कर सके हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, सम एयरक्राफ्ट मेक यूज़ ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम जैसे मैंने बोला हैंड ऑपरेटेड सिस्टम हो सकता है, कोई भी एक रैचेट मतलब कोई वो रेंज जैसा सिस्टम बड़ा वाला, उससे आप मूव कर सकते हो, जो बेसिकली रोटेट करेगा और धीरे धीरे गियर को मूव करेगा। और गियर बॉक्स अगर मूव करेगा तो लैंडिंग गियर भी उसके साथ अटैच रहेगा, तो लैंडिंग गियर भी मूव करेगा, ठीक है। एक ही जंक्शन पे होगा, अलग अलग हर एक लैंडिंग गियर को जाके नहीं करना है, एक ही जगह पे एक पॉइंट रहेगा, उसको आप घुमाओगे तो क्या होगा, हर एक ऑपरेशन पैरेलली इक्वली साइमल्टेनियसली होता रहेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली हर एक तीनों लैंडिंग गियर ही धीरे धीरे करके डाउन होता रहेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है कि अदर एयरक्राफ्ट हैव अ सेपरेट हाइड्रोलिक सिस्टम भी हो सकता है, उसमें जो वेरियस मेथड या इंक्लूडिंग हैंड पंप या कोई एक्सटेंडेड गियर से वो बेसिकली काम कर सकता है। कोई सेपरेट हाइड्रोलिक सिस्टम जो छोटा है एंड डेडिकेटेडली है बस फॉर द लैंडिंग गियर पर्पस, ऐसा भी हो सकता है। और फोर्थ टाइप का क्या होता है कि मेथड ऑफ इमरजेंसी एक्सटेंशन दैट अपीयर्स टू बी बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन एयरक्राफ्ट नाउअडेज, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है कि फ्री फॉल। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, उसको नीचे उतारने के लिए ना हम लोग को लेटर ऑन हम लोग को समझ में आया कि ऐसा कुछ सिस्टम हम लोग बनाते हैं कि हम लोग ग्रेविटी का ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कोई मैकेनिज्म का ज़रूरत ही नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग उसको नीचे करना है, हम लोग ऊपर से जो लॉक है उसको हटा देंगे, वो लैच खुल जाएगा और वो बाय द हेल्प ऑफ इट सेल्फ वेट वो नीचे की तरफ, मतलब बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ वो गिरेगा। जैसे ही वो गिरेगा उस झटके में ना वो डाउन लॉक भी हो जाएगा। जैसे वो नीचे आएगा उस झटके में उसका जो डाउन लॉक है वो डाउन लॉक भी आके वहीं पे लॉक हो जाएगा उस झटके में। तो क्या होगा, वो नीचे आके लॉक भी हो जाएगा और सेफ भी रहेगा, जिसके ऊपर हम लैंड भी कर पाएंगे। तो जिसको बोला जाता है फ्री फॉल या फिर ग्रेविटी फॉल इमरजेंसी सिस्टम, ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो नीचे आ रहा है। Okay, now how is this landing gear operation takes place? To retract the gear, the actuating cylinder is extended by hydraulic pressure. Hydraulic pressure से क्या करते हैं हम लोग, नीचे लाने के लिए एक्चुएटिंग सिलेंडर को बाहर की तरफ उसका पिस्टन जो है उसको बाहर की तरफ मूव करते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर से। पिस्टन बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू दैट द लिंकेजेस विल मूव एंड इट विल ऑल्सो रिट्रैक्ट द लैंडिंग गियर्स, ठीक है। तो रिट्रैक्शन ऑफ द लैंडिंग गियर रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो रिट्रैक्शन जो है उसके लिए हम लोग को ज़्यादा पावर चाहिए, है ना। एक्सटेंशन जो होता है वो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन में क्या होता है, वो जैसे ग्रेविटी फ्री फॉल करवा दिया, वो तो ग्रेविटी की तरफ ही आ रहा है तो ग्रेविटी उसको खींच रहा है, विच बिकम्स ईजियर, ठीक है। जिसके लिए हैंड क्रैंक मैकेनिज्म भी बहुत ईजी होता है। लेकिन जो रिट्रैक्शन है ऊपर उठाने का, उसमें आप कहीं भी नहीं देखोगे कि इतना जल्दी इतना ईजिली हम लोग उसको कर पाएंगे। हम लोग हाथ से उठाए या फिर कोई मैकेनिकल सपोर्ट लगाए या फिर दूसरा कुछ करे, हमेशा वो डिफिकल्ट होगा बिकॉज इट इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। ओके, नाउ द एक्सटेंशन ऑफ द एक्चुएटिंग सिलेंडर कॉजेज द गियर टू रोटेट ऑन द ट्रूनियन पिन। ट्रूनियन पिन कौन सा होता है, मैंने बोला था ट्रूनियन पिन वो वाला है जहाँ पे वो बेसिकली एयरक्राफ्ट के साथ सिचुएटेड रहता है, जिसके अबाउट वो एयरक्राफ्ट के ऊपर बैलेंस्ड है, तो वहाँ से वो रोटेट होके ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा। ट्रूनियन पिन कौन सा है मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे है ट्रूनियन पिन, ठीक है, ये वाला है ट्रूनियन, ये मेन बीम जो लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा सिस्टम हो गया ट्रूनियन। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुएट होता है, ये अबाउट दिस पॉइंट ये एक्चुएट होगा, ये पूरा ही सिस्टम ऊपर की तरफ चला जाएगा रोटेट होके।
यहाँ पे दूसरा कोई डायग्राम नहीं है इतना अच्छा। एनीवे लेट मी चेक इफ देयर इज सम डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ भी ट्रूनियन है, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ट्रूनियन कहाँ लिखा हुआ है। ओके ओके, तो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा पेंटिंग कर लेता हूँ तो इजी होगा आई गेस। ये वाला है ट्रूनियन, ठीक है। तो ये टोटल सिस्टम है ट्रूनियन बेसिकली। तो अबाउट, तो जब रोटेट करेगा तो किस साइड पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा ना। तो एक्चुएशन किस साइड पे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। कोई अगर वो नोज लैंडिंग गियर हुआ तो सामने या पीछे की तरफ आएगा। अगर मेन हुआ तो फिर वो लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा माउंटिंग है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बेसिकली ट्रूनियन के, वहाँ से वो रोटेट करके ऊपर चला जाएगा। अब जो मेन चीज़ देखना है वो है क्या, वो ये है कि जैसे वो ऊपर चला जाएगा फुल अप पोजीशन पे, जैसे वो चला गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वो रीच कर गया। सो पिन ऑन द स्टार्ट एंगेजेस द अप लैच। उसमें एक पिन रहेगा जो ऑटोमेटिकली ऊपर में अप लैच को अटैच कर देगा। तो ये अप लैच है क्या, अप लैच इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ अ लॉक जो लैंडिंग गियर को ऊपर की तरफ लॉक कर रहा है, ठीक है। ताकि लैंडिंग गियर कोई भी कारण से ड्यूरिंग फ्लाइट इट शुड नॉट जस्ट फॉल ऑफ, नीचे ना आ जाए, ठीक है। सो इट इज़ लॉकिंग इट। तो ये अप लॉक का काम है। तो यहाँ पे अप लॉक का सी ये एक डायग्राम है अप लैच का, ठीक है। ये डिफरेंट तरीका हो सकता है इसको लॉक करने का, ठीक है। कोई एक्चुएटिंग सिलेंडर हो सकता है, कहीं पे एक स्प्रिंग भी रह सकता है, कहीं पे कोई मैकेनिकल लॉक जैसा हुक जैसा भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ वेट ऑफ द लैंडिंग गियर इट इज़ एंड मेनी अदर सिस्टम्स, ठीक है। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो ये बेसिकली कोई एक लिंकेज को ऐसे लॉक कर देगा कि वो लिंकेज ना मूव हो पाएगा, ना एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर जो है वो नीचे आ पाएगा, ठीक है। तो कोई एक लिंकेज को मूव करने से हम लोग का काम हो जाता है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि पूरे लैंडिंग गियर को ऊपर जाके उसको ऐसे रस्सी से पकड़ के रखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि हम लोग कोई भी, इतना सारा एक्चुएटिंग मैकेनिज्म है, एक के साथ दूसरा मूव कर रहा है। तो कोई एक मूवमेंट को आप अगर स्टॉप कर दोगे ना तो पूरा सिस्टम ही स्टॉप हो जाएगा मूव करना। तो कोई एक छोटा वाला सिलेंडर को बस उसको लॉक कर दो, कोई भी एक एक्चुएटर को लॉक कर दो, कोई भी एक एक्सटेंशन को लॉक कर दो, उससे क्या होगा कि टोटल सिस्टम का ऑपरेशन ही बंद हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ होता है हमेशा अपलॉक पे। जैसे अपलॉक हो गया, कॉकपिट पे सिग्नल चला जाएगा कि इट हैज़ बीन अपलॉक्ड, ऑल द गियर्स आर अप। तो फिर वो अब यू आर नाउ सेफ टू गो, ठीक है। डाउन लॉक में सेम है। डाउन लॉक में जैसे अपने गियर डाउन का इनपुट दिया कॉकपिट से, इट विल कम डाउन इन द डाउन पोजीशन, एक्चुएटिंग सिलेंडर मूव्स टू द फुल डाउन पोजीशन। फिर इन द डाउन पोजीशन व्हाट विल हैपन, अ ब्लेड एंगेजेस द डाउन लॉक ट्रैक। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वो ट्रैक जहाँ पे जाके ये ब्लेड एंगेज हो जाता है। तो दूसरे मैकेनिज्म में दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये डाउन लॉक पे एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग गियर है उसको डाउन लॉक पे उसको नीचे ही लॉक कर देगा ना। नीचे लॉक का ज़रूरत क्यों है, नीचे लॉक का जरूरत, वो तो ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो फिर लॉक का ज़रूरत क्यों है। लॉक का ज़रूरत इसलिए है ताकि, क्योंकि नीचे भी अभी भी वो ऊपर जाने की टेंडेंसी रख सकता है। कोई झटका आया तो हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ चला जाए कोई कारण, तो एयरक्राफ्ट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। सो फॉर दैट रीज़न, सो दैट इट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल इन द ग्राउंड, वो नीचे आने के बाद वहाँ पे एक डाउन लॉक से उसको नीचे भी लॉक किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग जब अप लॉक के लिए हम लोग जब ऊपर उठाएंगे, फिर ये डाउन लॉक पहले डिसेंगेज होगा, फिर एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर जो है ऊपर की तरफ, वो एक्चुएटर उसको खींचेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेवल होगा, फिर से अप लॉक इंगेज होगा, फिर डोर बंद हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो इट्स लाइक अ फुल रिवर्सिबल ऑपरेशन प्रोसेस। एक टाइम पे ऊपर जा रहा है, लॉक हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर लॉक हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, लॉक हो रहा है। सो लाइक दैट it's kept on happening, okay. Okay, now according to that it keeps on happening. Now what they are talking about is, in any case the landing gear control handle must be placed in down position, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो जाए, लैंडिंग गियर कंट्रोल जो है वो बेसिकली उसको हमेशा डाउन पोजीशन पे हम लोगों को लॉक कर देना। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई भी डिफरेंट तरीके का सिचुएशन हो, ऑलवेज वी नीड टू पुट इट डाउन। वी कैन नॉट पुट इट अप एट एनी पॉइंट, बिकॉज if the landing gears are at the up position,
इफ द लैंडिंग गियर्स आर एट द अप पोजिशन देन द प्रॉब्लम विल बी व्हाट, द प्रॉब्लम विल बी दैट हम लोग उसको लैंड ही नहीं कर पाएंगे। लैंडिंग गियर अप रख के वी कैन नॉट पुट द एयरक्राफ्ट डाउन, हम लोग उसको नीचे नहीं कर सकते। सो दैट्स द रीज़न लैंडिंग गियर शुड ऑलवेज बी इन द डाउन पोजिशन। ओके, अब ये डोर्स जो हैं ये कैसे ऑपरेट करते हैं, तो दो तरीका होता है। एक होता है कि सीक्वेंस है एक, तो सीक्वेंस क्या है कि पहले डोर खोलेगा, जब हम लोग ऊपर से उसको नीचे कर रहे हैं लैंडिंग गियर को, तो पहले डोर खुल जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, लैंडिंग गियर नीचे आएगा। फिर जब ऊपर उठेगा क्या होगा, लैंडिंग गियर पहले ऊपर उठेगा, फिर उसके बाद डोर जाके बंद होगा। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस है पूरा। तो इस सीक्वेंस को कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, हाइड्रोलिक सीक्वेंस वाल्व होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि उसमें दो तरीके से हाइड्रोलिक फ्लूइड जाता है। एक बार हाइड्रोलिक फ्लूइड उसके अंदर जाएगा जो पहले डोर को खोलेगा, एक्चुएट करेगा, फिर जैसे वो ख़त्म हो गया, फिर वो एक्सेस हाइड्रोलिक फ्लूइड चला जाएगा दूसरे वाल्व में, जो बेसिकली हाइड्रोलिक एक्चुएटर को मूव करेगा, ठीक है, जो लैंडिंग गियर को नीचे लाएगा। फिर लैंडिंग गियर नीचे आके लॉक हो गया। जब हम लोग को ऊपर करना है तब क्या होगा, डाउन लॉक जो है वो डिसएंगेज होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब गियर धीरे धीरे ऊपर उठेगा, मतलब पहले वो सीक्वेंस वाल्व में क्या गया, फ्लूइड गया, वो किसको भेजा, लैंडिंग गियर के एक्चुएटर को भेजा। लैंडिंग गियर का एक्चुएटर धीरे धीरे ऊपर उठ गया, फिर उसके बाद किसके पास एक्स्ट्रा ऑयल भेज दिया, डोर के एक्चुएटर में, फिर डोर का एक्चुएटर धीरे धीरे ऊपर उठ गया, ठीक है। तो ये हो गया सीक्वेंस पूरा। ओके, तो एक ब्रश सील भी हो सकता है और इनफ्लेटेबल न्यूमेटिक सील भी हो सकता है, जो हमारा जो व्हील वेल है उसके चारों साइड पे लग सकता है, या फिर जो लैंडिंग या डोर्स हैं उसके चारों साइड पे लग सकता है बेसिकली। तो इसका लॉजिक यही रहता है, कुछ नहीं, कि अंदर हवा नहीं जाना चाहिए, दूसरा कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए, डर्ट, फिर सम पार्टिकल्स, डेब्रीज, ये सब अंदर नहीं जाना चाहिए, और प्रेशर फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सील्ड रहेगा तो अच्छा भी रहता है, ठीक है, अदरवाइज एबनॉर्मल प्रेशर भी पड़ेगा टायर्स के ऊपर, क्योंकि वो ऊपर चला जा रहा है, तो प्रेशर फ्लक्चुएशन के कारण टायर के ऊपर एबनॉर्मल लोडिंग भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब जाते हैं गियर पोजीशन इंडिकेटर्स क्या होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कैप्टन को अगर नहीं पता लगेगा कि गियर ऊपर हुआ है या नीचे हुआ है, ही कैन नॉट लैंड द एयरक्राफ्ट एट ऑल, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक स्क्वाड स्विचेस रहते हैं, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कंप्लीट करता है, जैसे गियर ऊपर की तरफ चला गया, वहाँ पे जाके ये ऐसा स्विच होता है कि वो सेंस कर लेगा उसको कि वो आके ऊपर टच हो गया, तो वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है। दैट सर्किट विल डू व्हाट, दैट सर्किट विल सेंड सम सिग्नल टू द कॉकपिट विच विल आइदर ग्लो द लाइट्स इन ग्रीन कलर कि द डोर्स आर लॉक्ड अप एंड लॉक्ड, sorry, the landing gear is up and locked and the doors are closed। और दूसरा क्या हो सकता है, जब हम नीचे करेंगे, ठीक सेम ऑपरेशन है पूरा, एकदम नीचे आएगा, डाउन होगा, डाउन लॉक अटैच हो जाएगा, फिर वो कॉकपिट में इनपुट आ जाएगा कि वो आके अपनी जगह पे लॉक हो गया, ठीक है, ये काम रहता है। अब वार्निंग हॉर्न्स क्या होता है कि एज अ सेफ्टी फीचर देयर हैव बीन सम वार्निंग हॉर्न्स केप्ट इफ द गियर इज in the retracted position and throttle is retarded to a below cruise power setting as is done when landing, so warning horn sounds will come and the pilot will be warned कि आप लैंडिंग तो कर रहे हो, आप इंजन का थ्रॉटल तो धीरे धीरे कम कर रहे हो, लेकिन आपका लैंडिंग गियर अभी तक नीचे नहीं आया है, ठीक है, इट इज स्टिल इन द रिट्रैक्टेड पोजीशन, तो उसको नीचे पहले करो, उसके बाद फिर थ्रॉटल को डाउन करो। तो ये एक वार्निंग सिस्टम पायलट को जाता है ताकि वो भूल ना जाए बिफोर लैंडिंग की उसने लैंडिंग गियर जो है उसको डाउन किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं क्या है कि एक नीडल और व्हील मूव्स अलोंग द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द लैंडिंग गियर फ्रॉम डाउन टू अप पोजीशन, ठीक है। एक इंडिकेटर टाइप भी रह सकता है ये सिस्टम, और एक पोजीशन इंडिकेटर लाइट्स भी हो सकता है, ठीक है, कोई, और दूसरा क्या होता है, एक नीडल जैसा भी हो सकता है, जो बेसिकली जैसे वो व्हील नीचे की तरफ जाएगा, सॉरी लैंडिंग गियर नीचे की तरफ जाएगा तो नीडल भी नीचे की तरफ जाएगा, लैंडिंग गियर ऊपर उठेगा तो वो नीडल्स भी ऊपर उठ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मेनी एयरप्लेन्स विल हैव नॉर्मली लाइट्स, ग्रीन लाइट विच ग्लोज व्हेन द एयरक्राफ्ट इज डाउन एंड लॉक्ड, मतलब विच मीन्स इट इज सेफ टू लैंड, एंड रेड लाइट जब होगा इट इंडिकेट्स दैट द गियर इज नॉट फुल्ली डाउन। अगर रेड लाइट हुआ इसका मतलब है कि गियर पूरा नहीं नीचे आया हुआ है, ठीक है। कोई एक भी गियर ऐसा हो सकता है कि कोई कारण नीचे नहीं आया हुआ हो, बाकी दो में ग्रीन दिखा रहा हो, एक में नहीं है, इसका मतलब है वो वाला नीचे नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो नीचे आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इंडिकेटर में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हो सकता है कि इंडिकेटर में प्रॉब्लम होने के कारण वो
ठीक नहीं दिखा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो इट इज़ अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग थिंग, ठीक है। तो वो तो हम लोग को मेंटेनेंस में हम लोग जब उसमें घुसेंगे, हम देखेंगे, तभी हम लोग को पता लगेगा कि कौन सा प्रॉब्लम है, वेदर इट इज सिस्टम प्रॉब्लम और इट इज़ एन इंडिकेशन प्रॉब्लम। और एम्बर लाइट हो सकता है जिसका थर्ड टाइप ऑफ लाइटिंग है। तो उस थर्ड लाइटिंग सिस्टम में क्या है, एम्बर सिस्टम में, टू इंडिकेट दैट द गियर इज फुल्ली रिट्रैक्टेड एंड लॉक्ड, ठीक है। एम्बर टाइम में क्या होता है कि द गियर इज फुल्ली रिट्रैक्टेड एंड लॉक्ड। तो तीनों लाइट होता है। एक ग्रीन, इसका मतलब है नीचे है और सेफ है लैंडिंग करने के लिए, याद रखिएगा। ग्रीन मतलब इज सेफ, नीचे लैंड करने के लिए। और सेफ कब होता है, लैंडिंग करने के टाइम। ऊपर जब उठ गया तो वो एम्बर होगा, ऊपर उठ गया लॉक हो गया, एम्बर हो गया, ठीक है, अलर्ट में कि हाँ ऊपर उठ गया। और रेड कब होगा, जब इमरजेंसी सिचुएशन है कि पूरा नीचे नहीं है, बीच में कहीं अटक गया, ठीक है। अच्छा, तो इंजन इन्फॉर्मेशन क्लू अलर्टिंग सिस्टम जो होता है, ईकास डिस्प्ले बेसिकली, और ई कैम डिस्प्ले डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स के में डिफरेंट होता है। इसमें ईकास दिया हुआ है, दूसरे एयरक्राफ्ट्स में ई कैम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस में आ जाएगा आपका सारा जो सिस्टम पेजेस हैं, उसमें आपके नॉर्मली ऊपर वाले पेज में या नीचे वाले पेज में, डिपेंडिंग ऑन विच पेज यू आर सिलेक्टिंग, उसके ऊपर आ जाता है आपका ये नॉर्मल दिस लैंडिंग गियर थिंग्स। उसके साथ अलग से एक लाइट भी रह सकता है कभी कभी, ठीक है। रादर देन सिग्नलिंग अ सिस्टम फेलियर बाय टर्निंग अ लाइट behind a translucent button, failures shown as a list of messages on small window near the ECAS indication। तो इसको बोला जाता है CAS मैसेज, क्योंकि वो ECAS डिस्प्ले पे आ रहा है, तो CAS मैसेज से उसको CAS मैसेज, क्रू अलर्टिंग सिस्टम मैसेज नाम के आएगा, नाम करके आएगा। तो वो कैश मैसेज में क्या लिखा रहेगा, जैसे लैंडिंग गियर एक्चुएटर फेल्ड, और मे बी ऐसा हो सकता है कि लैंडिंग गियर नॉट डाउन, फिर ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस में कम, ओके। और दूसरा कोई सिस्टम अगर फेलियर हुआ, हाइड्रोलिक पंप फेलियर हुआ, कि लैंडिंग गियर दूसरा कोई सिस्टम लैंडिंग गियर में फेल हो गया, तो वो सारे सिस्टम का कोई भी फॉल्ट आएगा, तो वो फॉल्ट वहाँ पे मैसेज के तौर पे, बस सिंपल एक छोटा मैसेज के तौर पे आ जाता है कि क्या फेलियर है या क्या काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, ये देखिए एक पेज का डायग्राम दिया हुआ है आपके यहाँ पे ईकास डिस्प्ले में। गियर अगर डाउन है तो वो डाउन 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 आ जाएगा, DN DN DN, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं आएगा। चलिए, तो ईच व्हील वेल इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड बाय डोर्स व्हेन द गियर इज रिट्रैक्टेड। व्हील वेल जो भी है, जहाँ जाके व्हील फिट हो जाएगा अंदर एयरक्राफ्ट में उठने के बाद, ऊपर उठने के बाद, रिट्रैक्शन होने के बाद, वो कम्प्लीटली एरिया जो है वो इनक्लोज रहेगा डोर से। मेजर पोर्शन ऑफ ईच व्हील वेल इज इनक्लोज्ड आफ्टर द गियर इज एक्सटेंडेड, ठीक है। और गियर एक्सटेंड होने के बाद भी किसी किसी सिस्टम में क्या होता है, डोर जाके ऊपर लॉक करके उस जगह को बंद कर देता है, खाली नहीं छोड़ता है। किसी किसी सिस्टम में बंद नहीं करता है, मतलब व्हील नीचे आने के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ओके, नाउ मैकेनिकल रिलीज ऑफ द डोर लैचेस आर कंट्रोल बाय द लैंडिंग गियर कंट्रोल लीवर। लैंडिंग गियर कंट्रोल लीवर ही उसका मैकेनिकल जो रिलीज है डोर लैचेस को, वही खुद डोर भी लॉक्ड होते हैं, रिमेंबर दैट, ओके। डोर ऑल्सो इट इज नॉट लाइक दैट इट विल सिंपली कम डाउन एंड हैंग, तो वो हवा में इधर उधर करेगा। डोर भी लॉक होता है, ठीक है। डोर का भी डाउन लॉक होता है, अप लॉक होता है, ओके। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम एक्चुएट्स द गियर, फिर डोर लैचेस, बंजी सिलेंडर्स। और बंजी सिलेंडर्स कुछ नहीं होते बेसिकली, वो जो आपका ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, उस लॉकिंग मैकेनिज्म एक्चुएट करने के लिए एक और छोटा सा सिलेंडर रहता है, उसको बंजी सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है। फिर ब्रेक्स हैं, और फिर नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। इन सारे सिस्टम को हाइड्रोलिक पावर एक्चुएट करेगा, ठीक है। When the steering cylinder are in the neutral position, they act as shimmy dampers, okay. This is very important। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग शिमी डंपर्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो जो भी अनयूजुअल वाइब्रेशन है, लेफ्ट राइट का जो भी योइंग मोशन है ये नोज व्हील का, उसको डैम्पन करता है और उसको स्ट्रेट लाइन पे रखने की कोशिश करता है। तो व्हेन द स्टीयरिंग सिलेंडर्स जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे है, वो शिमी डंपर का काम करता है। तो हम लोग जिस एयरक्राफ्ट में शिमी डंपर्स अलग से नहीं लगा हुआ होता है, उसमें ये दो जो नोज व्हील स्टीयरिंग सिलेंडर्स रहते हैं, उसी से हम लोग उसको बेसिकली शिमी डंपर का भी वो काम कर लेता है, ठीक है।